नमस्कार दोस्तों, विल डिस्कस द आंसर की फॉर एपीएफसी पेपर। सो यूपीएससी ईपीएफओ को दो पेपर हुए थे, एक सुबह ईओ का और एक लंच के बाद एपीएफसी का। सो जो एपीएफसी का पेपर था, जो लंच के बाद हुआ था, जो 2 जुलाई 2023 को हुआ, उसके लिए हम एक एक करके उसका आंसर की डिस्कस करेंगे। सो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट, आप लोग, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के साथ आपको लगता है कि आप की के साथ एग्री नहीं करते हो एंड यू फील दैट देयर इज अ डिफरेंट आंसर, सो प्लीज शेयर विद अस। आप अपने कमेंट्स में नीचे लिख दीजिएगा एंड विल रिस्पॉन्ड टू ईच ऑफ दोज कमेंट्स। आपसे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ इतना मत लिखिएगा कि ए की बजाय सी ठीक है, ये भी लिख दीजिएगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सी इज करेक्ट आंसर या फिर ए क्यों करेक्ट आंसर नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली विल रेस्पॉन्ड टू दैट। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमसे कुछ गलती हो गया, कोई आंसर की करेक्ट करना है, तो वो भी हम नीचे कमेंट्स में ही हम लोग आपको वहां नीचे लिख देंगे इन द फर्स्ट कमेंट ओनली कि ये आंसर की है जिसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज काफी सोच समझ के हमने आंसर की बनाया है एंड यू कैन हैव सम ट्रस्ट दैट दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट रिलायबल वन। सो गाइस, शुरू करते हैं एंड एक एक करके लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और सबसे पहला सवाल पार्ट ए, जिसमें हमारे इंग्लिश के 20 सवाल थे। ठीक है, ओके। सो गाइस, फर्स्ट वन, पहले 5 सवाल जंबल्ड अप के थे एंड फॉर द फर्स्ट वन द आंसर इज सी। Second one, where your stated principles it is difficult, the correct answer is D, which is QSPR. Third one, people in dire need, correct answer is A. Fourth one, he is vengeful by the expression on his face, the correct answer is D. Fifth one, bitter fights between two rival teams, इसका correct answer is B, R, S, P and Q। ठीक है, अब सिक्स पे आते हैं, इंग्लिश वालों पे, जहां हमको अंडरलाइन वर्ड का बताना था कि उसका क्या, विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। सो फॉर सिक्स्थ वन करेक्ट आंसर इज सी। फॉर सेवंथ द करेक्ट आंसर इज बी। फॉर एट्थ वन द करेक्ट आंसर इज सी। फॉर नाइन्थ वन द करेक्ट आंसर इज ए। ऑल्दो डी भी आंसर हो सकता है, बट द बेटर आंसर इज ए ओनली, देयरफॉर वी विल गो विद ए ओनली फॉर द नाइन्थ वन। 10th one, the correct answer is A. Let's move on to 11th now. ठीक है, so 11th were on RC पैसेज, और यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम में यूजुअली आरसी नहीं आता है। अब से पहले एक ही बार आया है, तो दूसरी बार ये आया है एंड जितने भी पेपर हुए हैं पिछले 7-8 साल में, पर ठीक है। बट गुड थिंग इज कि ये वाला आरसी काफी आसान था, काफी ज्यादा आसान आरसी था ये। और अगर इसमें लोगों ने 5 में से कम 4 सवाल ठीक नहीं किए हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम वाला बात है, क्योंकि बाकी पेपर काफी डिफिकल्ट भी था। सो ये एक अच्छा एरिया था अपना स्कोर को इकट्ठा करने के लिए। फॉर 11th वन, what does agroecological region of Eastern Ghat mean? The correct answer is D. 12th, there has been rapid decline in minor millet cultivation because the correct answer is C. 13th, what does a tiny share of grain was processed into value-added products? इसका correct answer is A. Then introduction of small-scale localized mechanical milling operated by SHG groups was a game changer. 14th one, the correct answer is C. And 15th one, millet yield has increased because 15th and correct answer is A. बाकी 5 साल और इंग्लिश के देख लेते हैं। So which is closest in meaning to the phrase which is given in italics? 16th correct answer is D, ineffable. 17th, poverty stricken section of society, so it is B, indigent. 18th, speeches that tending to provoke and ignite passions, so this is B. 19th, restricted to small local issues, the correct answer is C. And 20th, last English question, dropping steeply all of a sudden, for this correct answer is A.
कुछ लोगों को लग रहा करेक्ट आंसर डी है, लेकिन वो नहीं है, करेक्ट आंसर इज ए ओनली फॉर द 20th वन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 21st क्वेश्चन। तो विच अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन पर्टेन टू द वर्क ऑफ 1920 सेंचुरी आर्कोलॉजिस्ट इज नॉट करेक्ट। तो ये एनसीईआरटी से सीधा सीधा है, और इसमें बीसीडी जो है वो एकदम सही है, पर ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, तो हमारा सही आंसर वही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द राइज ऑफ मगध। ठीक है, तो 6 से 4 सेंचुरी के बीच में क्या कारण थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विच इज एन एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन। आगे बढ़ते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा इज नॉट करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट ऑप्शन सी जो है, जो नगारा स्टाइल की बात करता है, वो इनकरेक्ट है, और हमारा करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशियंट इंडियन पॉटरी इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ना, चूंकि बी सी डी जो स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली करेक्ट इनकरेक्ट है, और जब ए स्टेटमेंट की बात आती है तो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर जो है, दे आर डेटिंग बैक टू 700 बीसी। ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड देखा जाए और मोस्ट अप्रोप्रिएट देखा जाए तो ऑप्शन ए ही सही आंसर है। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, दैट इज नॉट करेक्टली मैच। हार्मिका इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, इसका चोला किंग से रिलेशन नहीं है। आगे देखते हैं। 26th, what is the time limit prescribed under the provisions of the Employee Compensation Act from the date of reference within to which the commissioner is required to dispose of the matter relating to the compensation and intimate the decision of to the employee। ठीक है, तो लेबर लॉज का सवाल है, 26 का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। सेक्शन 25A में सीधा सीधा यही बात दी गई है। आगे देखते हैं। What is the minimum number of employees employed by an establishment functioning without the aid of power and is registered as the Cooperative Societies Act that shall require it to come within the purview of EPF Act। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। अगेन सीधा सीधा सेक्शन 16 या 16A के प्रोविजन से इसको लिया गया है। तो any question related to the disablement shall be determined by which one of the following authorities under ESIC Act section 54। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, which is the medical board। आगे देखते हैं। 29th क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है, और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गई है, राइट। तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट जब हो जाती है तो हमारा जो परसेंटेज फैक्टर होता है वो होता है 60% ऑफ मंथली वेज या फिर लास्ट ड्रॉन वेज, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम रिलेवेंट फैक्टर का। ठीक है, तो कई सारे वेरिएशंस इसके आंसर्स में भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लोग ना इसी को ले रहे हैं, पर इसको हम नहीं लेंगे। 2020 के नोटिफिकेशन के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया था, वेज सीलिंग को 8,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया था, तो 15,000 ही लेंगे जब 15,000 से ज्यादा वेज होगा। तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 15,000 इंटू 159.80, और इसका आंसर आ जाएगा विच इज 29 क्वेश्चन ए, राइट। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 30th। मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू वर्किंग इन एस्टेब्लिशमेंट, जब खुद का ही पीएफ बनाने का ऑप्शन दिया जा सके, तो इसका करेक्ट आंसर है 30 का, विच इज ऑप्शन ए 100। अगेन डायरेक्ट प्रोविजन से ये सवाल है। फॉलोइंग आर द सेंट्रल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, इनके टाइम पीरियड जब ये फाउंड हुए उसको हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो आईएनटीयूसी जो है वो 1947 में आया। ठीक है, एआईटीयूसी 1920 में आया, सेवा 1972 में आया, यूटीयूसी 1970 में आया, सॉरी 1949 में आया, और बीएमएस जो है दैट केम इन अराउंड 1955। अब अगर हम इसका आंसर देखें, which is option number 31, then this comes up to be option A, which is 214653। ठीक है, तो 2 क्या हो गया आपका, ये हो गया 21 1947, 4 आपका ये हो गया जो कि 1949 है। ठीक है, 6 हो गया आपका बीएमएस 1955, फिर 5 हो गया ये 1970, एंड देन सेवा फाइनली 1972 पे चला जाएगा। आगे देखते हैं। Which one of the following core convention is from ILO has not been ratified by India? Very direct question. Correct answer है इसका ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। सपोज देयर आर 5 ट्रेड यूनियंस जिनकी नंबर ऑफ मेंबरशिप स्ट्रेंथ दी गई है और टोटल स्ट्रेंथ है 1100। सो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप इसमें सेक्शन 4 देखेंगे जो 2001 के अमेंडमेंट के बाद आया, तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम क्राइटेरिया 3 होते हैं, या तो 7 हो, जब 7 की लिमिट खत्म होती है तो 10% लगेगा, जब 10% की लिमिट खत्म हो तो 100 लगेगा, यानी विच एवर इज लेस। तो 1100 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 110। ये पहले ये तो वैलिड होगा ही, पर साथ में ए भी वैलिड हो जाएगा, क्योंकि ए के ऊपर 100 की लिमिट लग गई। ये कभी भी वैलिड नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन वी, विच इज ए बी सी एंड
डी। ठीक है, आगे देखते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ द वर्कर्स अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट इज, अब ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, सोचने पे आपको मजबूर कर रहा है, ये केवल प्रोविजन से आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी है, या फिर कोई और बात है? तो अगर आप सेक्शन 4 देखोगे, वहां पे लिखा हुआ है कि इट मे हैव टू रजिस्टर, राइट, इट शॉल नहीं लिखा है, और इसी कारण इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज ऑप्शनल। ठीक है, इसके अलावा आप वैल्यूएशन ऑफ एसेट भी देखेंगे, तो उसमें भी 1 साल का, अगर आपका ट्रेड यूनियन पहले से स्टैब्लिश है, तो 1 साल का आपको सबमिट करना पड़ता है, जो भी आपका एसेट और लाइबिलिटी का वैल्यूएशन है, तो उससे भी हमें समझ में आता है इट इज एन ऑप्शनल। आगे देखते हैं। राइट ऑफ वर्कर टू रिस्टोर टू स्ट्राइक इज द वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ के बाकी एग्जाम्स में भी क्या क्या आया, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टैचुरी राइट। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सवाल देख लेते हैं। सो पी क्यू आर एस आर कोड्स ऑफ अ सर्कल, और सो गाइस इसमें दोनों ही केसेस में स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, एंड करेक्ट आंसर इज व्हाट, डी। देन नेक्स्ट वन, पी क्यू आर एस आर 5 फ्रेंड, अगेन एवरेज का काफी आसान सवाल था। द करेक्ट आंसर इज दैट सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट, देयरफॉर बी इज द आंसर। 38 पे जाते हैं। पी क्यू आर एस टी सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, पी एंड एस आर नेबर्स, एंड सो हाउ मेनी पीपल आर बिटवीन पी एंड आर? सो दे आर 6 पीपल बिटवीन पी एंड आर, और मैं आपको बता भी देता हूँ अरेंजमेंट क्या बनेगा। पहले पी है, फिर एस है, उसके बाद 3 लोग और बैठे हैं, और इन 3 में आएंगे अपने क्यू डब्ल्यू यू, यू डब्ल्यू क्यू भी हो सकते हैं। उसके बाद अपना आएगा वी, फिर टी, फिर आर, और आप देखोगे पी और आर के बीच में 6 लोग बैठे हैं, विच इज आंसर इज डी। 39। सो गाइज अब यूजुअली रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्री के सवाल नहीं आते हैं। तुम्हें साइन 30, कोस 30, टेन 30, तुम्हें ये सब पता होने की नीड नहीं होता है। लेकिन अब जैसे कि सी सेट बदल रहा है यूपीएससी का, इस तरह आई थिंक रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी थोड़ा गणित का लेवल बढ़ाना होगा, और कुछ कुछ चीजें जो मैथ्स की हैं उनका मैं और थोड़ा बेटर सीखना होगा। सिर्फ ये सोच के कि सिर्फ 10वीं क्लास तक का मैथ्स कर लेंगे, काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये इस सवाल के लिए तुम्हें 1030 की वैल्यू, या 1030 होता क्या है वो सब की थोड़ा नीड पड़ेगा इसको समझाने के लिए। सो गाइज जल्दी से सवाल भी तुम्हें मैं कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए शायद नया होगा ये वाला टॉपिक। सो एक साइड में ये हमारा कुछ टावर है, टावर की हाइट 10 मीटर है, और नहीं, बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है, और टावर की हाइट मैं ले लेता हूँ x मीटर। ठीक है, अब अगर हम ये वाला लेवल देखेंगे, ठीक है, अगर ये x है तो ये कितना बच गया, x -10 बच गया, ये 10 है। ठीक है, अब हमें दिया क्या है कि ऊपर से जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और नीचे वाले से एंगल है 45 डिग्री है। 45 डिग्री एंगल का मतलब क्या है कि जो अपना ए बी सी डी ई अगर मैं लिख लूं, 45 एंगल एंगल ये वाला, इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब है कि नीचे वाला भी क्या हो गया अपना, नीचे वाला भी अपना हो गया एक्स। ठीक है, अब ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अब हम ट्रायंगल देख लेते हैं ई सी डी। तो ई सी डी में दिस इज 30 डिग्री, सो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स -10 डिवाइड बाई एक्स, और टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। इससे अपने एक्स की वैल्यू निकाल लेना, जो कि आएगी तुम्हारी 23.65। लेकिन मुझे निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर इन मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब मुझे x-10 निकालना है। तो इसमें से 10 घटाओगे तो सी आंसर तुम्हारा आ जाएगा। सो गाइस अब थोड़ा लेवल बढ़ाना होगा, आगे के जो लोग रिक्रूटमेंट एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, ये क्लियरली दिखाई भी दे रहा है। 40th काफी आसान सवाल था, ए बी सी डी। सो 12 ये साइकिल बनेंगे ABCD के, 12 × 4 48, हर एक में उसको +1 नंबर मिलेगा, तो 12 नंबर वहां से आ गए। 49 भी इनकरेक्ट, 50 भी इनकरेक्ट, -1 वहां से खो दिया, 12 - 2, 10 नंबर उसके टोटल आएंगे। आंसर इज सी। Okay. The next question is of accounting. Insurance claim received on account of machinery damage completely by fire. तो ये कौन सा नेचर ऑफ रिसीट या एक्सपेंडिचर है, दैट वी हैव टू टेल। तो इसका आंसर है इट्स अ कैपिटल रिसीट, राइट। So straightforward question from the accounting standard 1, in which it is asked which of the following are the fundamental accounting assumptions. तो इसका आंसर है
there are basically three fundamental accounting assumptions as per AS1, that is going concern, consistency and accrual. So answer is A. Okay. Which of the following errors is not detected by trial balance? So in these options, if you look at option C, conversion of a temporary shed into a permanent building is recorded as repairs and maintenance expense. This is a error of principle, and these are not detected by the trial balances, right? So answer is option C. Which one of the following statement is correct? So option A says capital reserves are normally created out of free or distributable profits. So this is not correct because capital reserves, they are normally created out of capital profits. Dividend equalization reserve is an example of specific reserve, not general reserve. So this statement is also incorrect. General reserve can be used only for some specific purposes. So again, this is incorrect statement because general reserve is a reserve which is meant or which is created for purposes other than specific purposes, right? So the only left out statement which is correct is provision is a charge against profit, right? So correct answer is option D. Which one of the following is not an error of commission? So if you are looking at the options, option D says cash is not recorded in cash book. So basically here the omission error is made. So it is an error of omission rather than error of commission. So rest all are error of commission. So correct answer is option D. Next one, 46. Which of the following operator connects a structural variable and its element? The correct answer is A, dot operator. 47th, which is not a top down लैंग्वेज. टॉप डाउन लैंग्वेज क्या होती है गाइज? प्रोसीजरल लैंग्वेज. उसका एक दूसरा वर्जन क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. तो इसमें सी, फोर्ट्रेन, पास्कल, ये तीनों ही ये अपनी तीनों ही टॉप डाउन लैंग्वेजेस हैं. लेकिन जो जावा है, जावा क्या है? जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. देखो करेक्ट आंसर इज सी. कुछ लोग इसको फोटोन बोल रहे हैं, वो गलत है. लेट्स कम टू नेक्स्ट वन. Which another following attribute is required in internal linking of HTML page? 48 का A. Which of the following operating system is designed to respond to an event with predetermined time? This is nothing but real-time operating system, which is B. Decimal equivalent of hexadecimal. So guys, काफी आसान है, कन्वर्ट करना होता है. So D, C, और इसको तुम करोगे. सो D इंटू 16 की पावर 0, 6 इंटू 16 की पावर 1, A इंटू 16 की पावर 2 और 5 इंटू 16 की पावर 3. और इसको अगर तुम करोगे, आंसर विल कम आउट टू बी A, 50A. 2 lenses of power 2.0D and minus 2.5. सो गाइस दोनों को मिलाओगे तो ये दोनों मिलके कितना बन जाएगा? माइनस 0.5D. और जब भी ये माइनस है, इसका मतलब कॉनकेव लेंस. देयरफॉर आंसर इज बी. इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? योर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. करेक्ट आंसर इज बी. 53. A train starting from rest with uniform acceleration attain a speed of this in 5 km per hour. So पहले तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना. एंड देन s इज नथिंग बट ut प्लस हाफ at स्क्वायर. और a कहां से आएगा? v इज इक्वल टू u प्लस at. इक्वेशन में पुट कर लेना. करेक्ट आंसर इज b, 4500. Object is placed in front of a concave mirror at infinity. Which one of the following will be image? Image will be real and inverted, but it will be formed at the focal point. The main cause of ocean acidification is what? Carbon dioxide. ठीक है. 56 क्वेश्चन. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर के बारे में बात करिए. आर्टिकल 213 में दिया हुआ है. तो पहले दो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. तीसरा स्टेटमेंट प्रोविजो है एक और एकदम सही है. तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विच इज 56 का आपका ए ही है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
57 which of the following statement about curative petition is are correct? curative petition क्या है? एक बार आपका जो भी डिसीजन जजमेंट हो गया उसके रिव्यू के लिए आप डालते हैं, तो कहाँ डालते हैं? स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं, आर्टिकल 137 में दिया हुआ है, और इसका एक प्रोसीजर जो डेवलप हुआ है दैट इज सीनियर एडवोकेट को का सर्टिफिकेशन भी नेसेसरी है, तो 1 और 3 सही हो गए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट की टू फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर्स कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, आगे भी जो है इस स्टेटमेंट में एकदम करेक्ट है, तो एकदम सही बात है। अब टू स्टेटमेंट जो है अगर हम इसको देखेंगे तो इट कह रहा है कि प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट एंड यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट रूल। अब बात यह है कि स्टेटमेंट सही तो है, पर इसमें एक वर्ड है प्रेजेंटेशन, राइट? तो अब प्रेजेंटेशन या सबमिशन में थोड़ा सा यहाँ पे ग्रे एरिया है, बट अगेन इतना हम नहीं जाएंगे, हम इसको सही मानेंगे और ऑफ स्टेटमेंट ऑप्शन सी को हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, एकदम एकदम ये आर्टिकल की लैंग्वेज उठा ली है, और इसका सही आंसर है बोथ 1 and 2। आगे देखते हैं। Which of the following are the major objectives of setting up of Biotechnology Research Assistant Council? अगर आप बायरेक के होम पेज में अबाउट अस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहां उनकी यही 3 स्ट्रेटेजीज हैं, ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज 1, 2 and 3। आगे देखते हैं। Which of the following recommended the public health expenditure of union and state government that should be increased in a progressive manner to reach 2.5% of GDP by the year 2025? 15th Finance Commission। सही आंसर है इसका सी। आगे देखते हैं। कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटीज ऑफ पर्ल्स फ्रॉम दी, तो ये तमरापरनी रिवर इन पांड्यान किंगडम के आसपास मेंशन्ड है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। Which of the following pairs of dynasty and king of the Vijayanagar Empire is not correctly matched? तो तुलुवा डायनेस्टी गुंडा ये इनकरेक्ट मैच है, इनका नाम था सलुवा गुंडा, ठीक है, गुंडा सलुवा, तो जाहिर सी बात है ये उस डायनेस्टी के हैं, इसके नहीं। आगे देखते हैं। Vengi, the capital of Eastern Chalukyas, is identified with which one of the following places of today's time, that is Pedavegi, तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्टेड किंग ऑफ द पाला डायनेस्टी इन कामारूपा? ठीक है, तो वैसे तो पाला डायनेस्टी का आपको गोपाला मिलेंगे, बट कामारूपा का 900 बीसी में अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिक के लिए ब्रह्मपाल इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। फ्रीडम फाइटर अगाधु समांतरा सर्व द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, और उसमें ही वाज डेप्यूटेड बाय एनए एज अ नायक इन द फर्स्ट बहादुर ग्रुप, तो वो कहां पे डेप्यूटेड थे? तो इसका करेक्ट आंसर है बर्मा फ्रंट विच इज ऑप्शन बी। अगेन अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हिस्ट्री से आप यहाँ पे पूछा गया। नेक्स्ट इज सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन दी है और इनसे एफिलिएटेड पॉलिटिकल पार्टीज दी हैं, तो सीआईटीयू जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड है, तो ए का 4 हो गया। आईएनटीयूसी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की है, तो इसका आपका बी हो गया। भारतीय मजदूर संघ जो है वो जो है वो आपका भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड है, तो आपका हो जाएगा 4, 1, 2, 3 विच इज ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। The provision of constituting an expert committee find place under which of the following legislation? Expert committee जो है building and other construction workers act में बनती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। Which of the following is provided under the third schedule of the Factories Act 1948? तो list of notifiable disease जो है वो प्रोवाइडेड करी गई है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। Under the provision of Mines Act, the special officer can enter a mine for the purpose of surveying, leveling and measuring after giving prior notice to manager of at least 3 days, तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इज अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, every employer has to of an establishment has to maintain the register and records regarding wage paid and deduction made and has to preserve for the period of 3 years, ठीक है, तो 3 years तक उसका प्रिजर्वेशन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, सबका ठीक होना चाहिए था। 72 का करेक्ट आंसर इज 3। 73 अगेन अब की बार एक सवाल आ गया सर्कम सर्कल का, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तक तो कभी कभी आ भी जाता था, पर इसके लिए तो हमें थोड़ा और अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अब सीखना शुरू करना होगा। एनीवे, सो अगर इफ देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सर्कल होता है, सो उसका सेंटर इज ऑलवेज
ऑन द मिडिल पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। सो इस एक साइड 2 है, एक साइड 3 है, तो ये कितना हो गया, √13। इसका मिड पॉइंट मतलब आधा, √13 का हाफ। करेक्ट आंसर इज डी। X and Y are distinct variable that takes value 1 2 3 4 5 6. What is the probability that value of, अब मतलब प्रोबेबिलिटी भी आ गया और इवन नंबर और वो सब भी जो निकालना है। सो गाइज, अगर x और y इवन कब बनेगा, सो बेसिकली आपको क्या करना था, x और y का और फिर इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो अगर मेरा फॉर एग्जांपल मेरा x है मेरा इवन है और y है मेरा ओड, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये ओड बन जाएगा। अगर ओड इवन है तो ऑफ कोर्स ये भी ओड बन जाएगा। अगर दोनों ओड हैं तब भी ओड ही बनेगा। हमें क्या चाहिए, इवन। इवन तो एक ही केस में बनेगा कि मेरा x भी इवन हो और y भी इवन हो, तभी मेरा एक्सप्रेशन x प्लस वाई इवन बनेगा। इसका मतलब x भी इवन और y भी इवन। अब x की वैल्यू क्या हो सकती है, इवन। 1 2 3 4 5 6 में से इवन वैल्यू कितनी है, 3 है। इसका मतलब x की जो वैल्यू हो सकती है वो 3/6, चूजिंग एनी वन ऑफ दीज। ठीक है, मुझे इवन नंबर चाहिए, 2 4 6, सो 3/6। अब वो x और y डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए। इसका मतलब जो x को चूज कर लिया तो y नहीं चूज कर सकते। तो एक हमने चूज कर लिया, अब कितने इवन बचे, 2 इवन बचे। और कितने में से चूज करना है, 5 में से करना है, इंटू 5, और विच इज नथिंग बट 1/5। करेक्ट आंसर इज डी। कुछ लोग इसके पेयर बना रहे हैं, वो सब डाइस वाला कर रहे हैं, क्या टाइम वेस्ट करने वाली चीज है। बड़ा ही सीधा सवाल है प्रोबेबिलिटी का। ओके, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल भी कम आते हैं यूजुअली, लेकिन अब की बार एक सवाल इसका भी आ गया है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गाइज, इस वाले को हम लोग कैसे कर सकते हैं कि अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर रूट्स अल्फा एंड बीटा है, सो सम ऑफ रूट्स इज गिवन बाय -b/a, और इसमें ये क्या बन जाएगा, -a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a। इन दिस केस दैट इज b। अच्छा, जब मैं ए बी सी बोल रहा हूँ, इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होती है a² + bx + c। तो इस वाले केस में सम इज गिवन बाय -b/a एंड प्रोडक्ट इज गिवन बाय c/a। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये याद करना होता है जब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें सम ऑफ रूट्स -a दिया है, a लेकिन पॉजिटिव है। इसका मतलब जो सम है वो क्या होगा, सम विल बी नेगेटिव, और प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है लेकिन सम नेगेटिव है, ये तभी संभव है जब दोनों ही नेगेटिव हो। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज सी। 76th वन, एज ऑफ मिस्टर कुमार एंड हिज सन आर ए रेशियो ऑफ दिस। सो गाइस, काफी आसान सवाल। अगर कुमार की एज तुम ले लो 5x, सन की ले लो 3x, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 5x - 15 डिवाइड बाई 3x - 15 इज इक्वल टू 2/1। x को सोल्व करोगे तो आ जाएगा 15। पूछा क्या है, व्हाट वाज द एज ऑफ मिस्टर कुमार व्हेन हिज सन वाज बोर्न। मतलब उन दोनों के डिफरेंस क्या है, 5x - 3x कितना होगा, 2x, और x वैल्यू कितनी है, 15। 15 × 2 30। करेक्ट आंसर विल बी ए। So next question is, in a business firm, assets of the business are valued on the basis of their intrinsic value rather than realizable value. So this accounting is based on, so some people are saying कि इसका आंसर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होना चाहिए, although the correct answer should be going concern assumption, because in going concern assumption we value assets on the basis of intrinsic value, assuming that the business will be continued in the future, right? So correct answer is option C. Okay, again trial balance is given and some additional information is also given. Now what we have to find out, the total amount to be charged to profit and loss account for bad debts written off. Okay, so same question also appeared in EO exam, although the figures they have been here multiplied by 10. Okay, and provision for doubtful debts, here it is given provision for doubtful debts, and in that paper they had given the discount on debtors, right? So same thing we will do here. What is the value of bad debts? 40,000, right? Okay, and then additional bad debts, how much it is given, 2 lakh,
So it comes out to be 2,40,000, right? And again, we have been provided with the figure of provision for doubtful debts, right? So less provision. So this comes out to be 1 lakh, right? And what is the policy of the firm regarding maintenance of the provision for doubtful debts? That is equal to 10% of the trade receivable balances. So 10% of what? 25 lakhs less this 2 lakh, right? So this comes out to be 2,30,000. So total which is required is 3,30,000. So correct option is option D. Okay, next question is, which of the following is not a major consideration in the selection and application of accounting policies? Again, very straight question, and the correct answer to this question is B, consistency. It is not a major consideration in the selection and application of accounting policies. Okay, in this question, we have to find out the value of inventory based on LIFO method. Okay, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको क्विकली. सिंपल सी बात है, वेरियस डेट्स आर गिवन. सो ऑन January 1, if we are writing here, let's say in figures, out figures, and here I will write balance. Okay, so on Jan 1, what is the inventory in hand or stock? That is 200 units at the rate of 7, right? So balance would be same. And then we will come to which date? January 6, right? And here the sale is taking place. Okay, so in out we will write 100 units, right? So how much is left? 100 units at the rate of 7. So then comes my January 8. Here we are doing the purchases, right? So in is 1100, that too at the rate of 8. And now what is the balance figure on January 8? That is 100 units at the rate of 7 and 1100 units at the rate of 8. Okay, now comes my which date? January 9. Then there is no in. However, a sale is taking place, that is 200 units. So under LIFO, what comes last? That has to be consumed first. So 200 units will be consumed out of this 1100 units, right? So what will be left with us now? 100 units at the rate of 7 and 900 units at the rate of 8. Okay, and then the final purchase is done on January 5th. That is 300 units at the rate of 9. So this will also add up to this figure, right? So 300 units at the rate of 9. So this comes out to be total of 10,600, right? Which of the following is not a capital expenditure? So if we look at the option B, C, D, expenses on foreign tour for purchasing a new machine, freight and insurance for the machinery purchase, or amount spent on repairing a second-hand machine before put to use, these expenses need to be capitalized, right? So only left out option is rupees 5,000 spent to remove a worn out part. So correct option is option A, right? Okay, let us look at next one, which is a computer knowledge question. सो गाइस आईपी एड्रेस का वैल्यू 255 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ 710 है, देयरफॉर बी इज इनकरेक्ट. 82. 83. मैस टोपोलॉजी क्या होता है? सब से जुड़े हुए हैं. अगर 6 कंप्यूटर हैं तो 6C2 विच इज इक्वल टू 15. बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 473 इज, सो गाइस सबसे आसान सवाल, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए था. करेक्ट आंसर इज ए. Which of the following command is used to check the error status of the hard disk drive? C. Check DSK. 85. Yes. It is when the following register contains the address of next location. BMAR. 87. The effluent which causes lowering of pH in pH value in the water. Lead battery manufacturing industries. NCERT का सवाल. Which is not a soap. Sodium benzoate.
द करेक्ट सीक्वेंस इज, अब गाइज ये थोड़ा सा ठीक सवाल नहीं बनाया है। सो हो क्या रहा है वैसे तो, द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक बी भी इतना बुरा आंसर नहीं है। कि देखो होता क्या है कि सबसे अंदर है हमारा रेटिना, ठीक है, रेटिना वाली लेयर को, ये वाली रेटिना वाली लेयर है, ठीक है, इसके बाहर हमारी रेल लेयर है एक, उसको बोलते हैं कोरोइड, ठीक है। अब जो इसके बाहर है ना, यहां तक तो लेयर है, वो तो है स्क्लेरा, ठीक है, लेकिन जो यहाँ है इसके बाहर, ये वाली लेयर है कॉर्निया। तो देखा जाए तो कॉर्निया भी ठीक हो सकता था, लेकिन ठीक है, वी हैव टू लुक एट द बेटर आंसर। करेक्ट आंसर इज ए। सो गाइज इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की 0 से +1 हो जा रही है, ऑक्सीजन की 0 से -2 हो जा रही है, देयरफॉर ऑक्सीजन की डिक्रीज हो रही है, हाइड्रोजन की इंक्रीज हो रही है। करेक्ट आंसर इज ए। Pillar like structures vertically downward from the banyan tree is nothing but prop roots, which is your D. Okay, so the next question is, तो थंगनॉन कमेटी ने लोकल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में क्या कहा था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कहा था, पर 3 ईयर नहीं था, इट इज 5 ईयर टर्म। तो ये गलत हो जाएगा। हमें क्या बताना है? हमें सही बताना है, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो 92 का हो गया आपका ए। आगे बढ़ते हैं, 93 पे आते हैं। ई संजीवनी क्या है? ये टेलीमेडिसिन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी इसका सीधे सीधे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो वैसे तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, बट दे आर वेरी मच डीप इनटू इट, राइट। हमें तो फाइनेंस कमीशन एकदम छानना पड़ा, तब जाके हमें ये 3 चीजें मिली। तो इसका सही आंसर है विच इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। आगे देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इज करेक्ट? तो रिव्यू जरूर करता है। दूसरी बात भी एकदम सही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, जो टैक्स हो गया, टोल हो गया, या जो भी लिवाइड फीसेस हैं, उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखता है। तो करेक्ट आंसर हो गया इज ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट इज कैंपा, जो कि कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड फंड है। तो जैसा नाम आपको बता रहा है, MOEF एंड CC इसका सही आंसर है, विच इज ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 97। तो मिनिमम वेजेस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से रिलेटेड है ये सवाल। क्या कह रहा है कि जो मंथली वेज है, मिनिमम वेज है, वो 9,000 है, तो एलिजिबल है। अब बताना है कि 10% के रेट पे उसको कितना बोनस मिलेगा। तो सेक्शन 12 में जब हम जाते हैं तो हमें 2 क्राइटेरिया देखते हैं, एक दिखता है 7 के, एक दिखता है मिनिमम वेज। तो मिनिमम वेज जो होती है, विच एवर इज मोर, तो यहाँ पे 9 के है, तो 9 के को हम कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसको जब मैं 12 से डिवाइड करता हूँ 108 आ जाता है। उसके बाद जब मैं 10% लगाता हूँ तो 10.8 टाइप का कुछ आंसर आना चाहिए, विच इज 10,800, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 98 कंसिलिएशन प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है कि आखिर ये प्रोसीडिंग्स कब एंड होती है। तो 3 या 4 तरीके से इसके क्राइटेरिया हैं, और इसमें आप स्टेटमेंट भी देखोगे तो स्टेटमेंट बी इज काइंड ऑफ वेग, कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सीधा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 99। प्रोविजन ऑफ डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन कब दिया गया है? जब मेडिकल एग्जामिनेशन ने कह दिया कि वो पर्सन अनफिट है। ये माइंस एक्ट में दिया है, सेक्शन 9A में आप देखोगे, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 100 क्वेश्चन, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया गया है। तो राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 24 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43 में किसकी बात करी है? लिविंग वेज की बात करी है। सीधे सीधे डायरेक्ट प्रोविजन से ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 102। पिक्चर एंड एलिगेशन का सवाल है गाइस, एंड हो जाना चाहिए था सबसे। करेक्ट आंसर इज व्हाट? करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट वन, अगेन सिलेंडर का सवाल है, ठीक है। 103, करेक्ट आंसर इज बी, 2.25। अब डीआई के भी सवाल आए हैं, जो कि नई चीज थी, काफी कम बार डीआई के सवाल आते हैं। और तो 104 का करेक्ट आंसर इज सी। 105 के लिए करेक्ट आंसर इज बी, और 106 के लिए करेक्ट आंसर इज अगेन बी। Okay, very simple question from accounts. Again, the value of long-term investment in shares is subject to wide fluctuations. So provision which is created in this regard for the value of investment is based on which of the convention of accounting? That is conservatism, which says
play safe, right? So that is why all the provisions are created in accounts. Okay. Which one of the following aspects is not covered in audit? Very simple question. If you look at the options, preparation of books of accounts, that is a function of an accountant, not the auditor. So correct answer to this question is option B. Which of the following sets the scope, timing, and direction of the audit? So basically the keywords related to the answer is given. Scope, timing, and direction of the audit is decided by the overall audit strategy. Okay, it's a quite straight question from the auditing. Okay. Goodwill account is it's nothing but it's a real account, right? Intangible real account. Okay. The principle of subrogation in insurance allows, so if we look at the options, option A and C, they are totally ruled out. So there can be confusion between option B and option D. They are equally likely good answers, right? Equally good answers. And it says the principle of subrogation in insurance allows, B says refund for insured and insured insurance company. So exactly if we look at the meaning of the principle of subrogation, this is the exact meaning, that where the insured is refunded by the insurer company, and insurer company has now the right to be put in the place of the insured, right, to claim the loss from the person who has caused the loss, right? So if we look at the option D, it is also equally good, indemnification of the insured. However, if we specifically goes for the principle of subrogation, B should be the correct answer, because if we talk about D option, there is a separate provision in insurance regarding the indemnification. So according to me, the answer should be B rather than D. Okay. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 112, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी एक्सपेंडिचर होता है दे आर चार्ज, तो ये सारी चीजें सही हैं, सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 113 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पॉपुलेशन से रिलेटेड ये सवाल है। पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन। सही बात है। पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ दैट रीजन। अब ये हमेशा सही तो हो नहीं सकता। पॉपुलेशन चेंज अगर पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है तो वो एक सोशल अपलिफ्टमेंट का भी एक क्या कहते हैं क्राइटेरिया हो सकता है। तो अगेन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और हम ए को टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट? तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। आगे देखते हैं। Which of the following statement about globalization is are correct? It has fueled the spread of trans-border currencies, digital cash, and global credit cards. Security markets have gained a global dimension with the development of electronic round-the-world trading. दोनों ही सही बात है। Option C is the right answer. आगे देखते हैं। As per Fayostat, which of the following is are correct about India's milk production? तो पहली बात, India's rank second नहीं, India first था इसके according, तो ये statement गलत हो जाएगा। दूसरा, इंडिया कंट्रीब्यूटेड 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है, तो स्टेटमेंट 2 ही सही है, तो ऑप्शन बी एकदम सही आंसर। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द G20 इज नॉट करेक्ट? तो ये सारे ही स्टेटमेंट सही है डी के अलावा, क्योंकि डी कहता है इट हैज 20 कंट्रीज, नो इट हैज 19 कंट्रीज प्लस EU, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। The Nobel Prize in Chemistry for the year 2022 was awarded for particular thing which is click chemistry and bio-orthogonal chemistry, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। Which one of the following statement about unicorn is are correct? तो in the venture capital industry the term unicorn refers to a startup that reaches the valuation of $10 billion। ये गलत बात है, ये $1 billion है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओनली अ प्राइवेट हेल्थ स्टार्टअप कैन बी अ यूनिकॉर्न, एकदम सही बात है, उन्हीं के लिए यूनिकॉर्न वर्ड यूज किया जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट इज आर करेक्ट? तो फाइनल मैच रियाद में हुआ था, सही बात है। द फाइनल मैच वॉज प्लेड बिटवीन कर्नाटक एंड मेघालय, ये भी सही बात है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नाउ हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं।
अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि इसका ये आंसर ना हो के मे बी ये आंसर हो सकता है, उसको जरूर कमेंट में डालिए। बट अगेन केवल ए या बी या सी मत लिखिए, थोड़ा सा उसके पीछे का कारण को भी बताइए। और अगेन विल रिप्लाई एंड डू कॉन्टेक्ट अस। आप डिस्क्रिप्शन पे जाके हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।